वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन का मतलब होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। पहले हमने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट किया था, जिसके अंदर प्लांट जो है वो खाना बना रहे थे, अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो खाना बना के किस तरीके से उससे एनर्जी जो है वो गेट करते हैं। और बेटा जो प्रोसेस है वो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, जो एटीपी बनने का प्रोसेस होगा, जो एनर्जी बनने का प्रोसेस होगा वो सेम होगा। आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर ये देखा होगा कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो वो ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और वो पायरुविक एसिड फिर आगे ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो वो कम्प्लीटली CO2 और वाटर दे के जाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है एनिमल्स के अंदर तो बेटा वो आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा था। और उसके बाद अगर मान लो आपके पास सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी है, कोई माइक्रोब्स है, अगर उसमें अगर आप ऑक्सीजन नहीं देते हो तो वो आपको इथेनॉल प्रोड्यूस करके दे रहा था। लेकिन जो ये प्रोसेस था ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने वाला, ये ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड ही नहीं था कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ये सबके अंदर होता है। इस प्रोसेस को बेटा ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, और यही प्रोसेस जो है वो हमारे आज का मेन टॉपिक है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हमें करनी है और उससे एनर्जी जो है वो बनानी है। और इसके लिए हम पहले ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और फिर पायरुविक एसिड को जो है वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज के उससे और ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, जिस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा कि सबसे पहले पूछ रहा है कि नीड क्या होती है एनर्जी की। हम लोग सब जानते हैं बेटा, एनिमल्स के लिए तो जो नीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन प्लांट के लिए जो नीड है वो कम होती है। लेकिन फिर भी प्लांट जो है वो खाना बनाते हैं उस टाइम पे एटीपी वगैरह की जरूरत पड़ती है। सेकंड थिंग, जब वो रेस्पायर करते हैं तब भी एटीपी वगैरह की जरूरत पड़ती है। ब्रीदिंग करते हैं तब भी एटीपी वगैरह की जरूरत पड़ती है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उन सब के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है। तो बेटा ये खुद भी जो एनर्जी है उसका यूज़ कर रहे हैं, प्लस और लोगों के लिए भी ग्लूकोज को बना के रख रहे हैं, मतलब स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। सो इनको क्या फ़ायदा हुआ बेटा, जो ये ग्लूकोज बनाते हैं, जो ये स्टार्च स्टोर करते हैं, उसको ये कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं करते। इनको एनर्जी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये जैसे मान लो अगर 100 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेटा इसकी सिर्फ 20 किलो जूल एनर्जी ही जो है वो एक लेवल पे ये लेंगे। सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, ज़्यादातर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल के लिए जो है छोड़ देते हैं, हमारे लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि बेटा इनको इतना ना तो एक जगह से दूसरी जगह घूमना फिरना, ये एक जगह पे स्टैंडिंग है। सो इस वजह से इनको एनर्जी की कम जरूरत पड़ती है, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा बनाते हैं और ये इसलिए ये जो है हमारे पास प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ओके, सेकेंड थिंग है डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का मतलब होता है सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करना, लेकिन रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके CO2 और वाटर की फॉर्म में बनाना, मतलब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना। जो आपने खाया है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज रेस्पिरेशन। लेकिन सिर्फ गैसेस को एक्सचेंज करना, CO2 को छोड़ना और ऑक्सीजन को लेना, ये जो है वो आपका क्या होगा, ब्रीदिंग होगा। नेक्स्ट एम्फीबोलिक पाथवे। थर्ड पॉइंट क्या है, एम्फीबोलिक पाथवे। एम्फीबोलिक पाथवे मीन्स यहाँ पे चीज़ें बनती भी हैं और टूटती भी है। बनती क्या है, बनती ATP है, और टूटती क्या है, टूटता ग्लूकोज है। तो इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। एम्फीबोलिक पाथवे कंसिस्ट ऑफ 2 पाथवे, दैट इज कैटाबोलिक मतलब टूटना और एनाबोलिक मतलब बनना। इसके साथ साथ ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी होता है यहाँ पे ये कैसा होता है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस भी होता है। इसका मतलब क्या होता है एक्सर्गोनिक का, एक्सर्गोनिक का मतलब ये होता है कि एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये है कि यहाँ से जो एनर्जी है वो निकलती है। नेक्स्ट बात आती है रीजन फॉर नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बेटा जैसे हमारे पास लंग्स होते हैं, वैसे प्लांट के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा प्लांट जो है उनके पास हर जगह पे एक गैसेज एक्सचेंज के लिए यहाँ पे सेल्स होती है। जैसे लीफ में स्टोमेटा सेल्स होती है, स्टेम में लेंटिकल सेल्स होती है, और जो रूट होती है वो डिफ्यूजन करती है गैसेस का इन सोइल। ठीक है, इस तरीके से वो क्या करती है बेटा, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं प्लांट। नेक्स्ट बात आती है बेटा टाइप ऑफ फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब होता है ATP का बनना।
एटीपी का बनना 3 तरीके से हो सकता है। एक होता है बेटा आपका फोटोफोस्फोराइलेशन। कौन सा होता है बेटा? फोटोफोस्फोराइलेशन। एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन हमने बेटा क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट में। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है कि जिस प्रोसेस में डायरेक्ट एटीपी बन के निकले उसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन बोलते हैं। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, एटीपी को किसी और स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के बाद में हम लोग उसको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह के अंदर भेज के और वहाँ से एनर्जी जो है वो बनाते हैं, जैसे NADH और FADH। आप इसको इस तरीके से समझो कि बैंक में कई बार हम लोग बेटा गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड देके पैसे लेते हैं, तो गोल्ड भी हमारी एक तरीके से क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो भी हमारे एक तरीके से पैसे हैं। तो बेटा FADH और NADH भी इसी तरीके से क्या है? एटीपी की फॉर्म है, जिनको माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो बेसिकली ये भी आपके फोस्फोरिलेशन का मेथड है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, जब हम लोग NADH और FADH बनाते हैं। ये भी एनर्जी करेंसी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एटीपी बना देती है। सो दीज 3 टाइप्स आर फोस्फोरिलेशन। उसके बाद बात की जाती है बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि किस टाइप के खाने को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो वो जो है एनर्जी देगा। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास 3 तरीके का खाना जो है वो इन्वॉल्व है। मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ओके। और फैट जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, लेकिन फैट का केस ये है कि फैट को तोड़ने में काफ़ी मेहनत जो है वो लगती है, ब्रेकडाउन जो है काफ़ी लेट होता है। उसके बाद प्रोटीन को हम लोग बेटा जनरली नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी मेटाबॉलिक और हमारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हमारी बॉडी के, तो इसलिए बेटा प्रोटीन को हम लोग बहुत कम अमाउंट में जो है वो तोड़ते हैं। अगर फास्टिंग वगैरह कर रहा है कोई इंसान लगातार, तब जो है वो प्रोटीन तोड़े जाते हैं। नेक्स्ट बात आती है, अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे रेस्पिरेशन टू टाइप का होता है, एक फ्लोटिंग रेस्पिरेशन और एक प्रोटोप्लाज्मिक। अगर ग्लूकोज और फैट का अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और अगर प्रोटीन का यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। उसके बाद बेटा ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे भी 2 तरीके का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब ऑक्सीजन नहीं है तब जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज़ एनाएरोबिक, और अगर ऑक्सीजन है दैट इज़ एरोबिक। और बेटा ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, जो आज हम लोग ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये ऑक्सीजन होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सभी के अंदर होगी। इसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा और वो टूटेगा। मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूँ कि ग्लूकोज डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट नहीं होता, पहले वो पायरुवेट या पायरुविक एसिड में जो है कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया में भेज के इसको CO2 में कन्वर्ट किया जाता है। सो दैट्स वाई इतना प्रोसेस हमारा ग्लाइकोलाइसिस है, और ये प्रोसेस सबके अंदर कॉमन है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद ऑक्सीजन है या नहीं है उसके बारे में बात होती है। सो ये बात आती है हमारे एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की। बेटा ग्लाइकोलाइसिस में हम लोग NADH, FADH वगैरह का यूज़ करेंगे, और ये किस तरीके से बनते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे आपके साथ। सो फर्स्टली बेटा हमारे पास ये कुछ कंपाउंड दिए हैं, FAD दैट इज फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, NADP दैट इज निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फोस्फेट। अगर बेटा मैं इनका रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन मतलब H+ आयन ऐड कर दूं, तो बेटा ये एक एनर्जी करेंसी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं हमारे पास, FADH, NADH, FMNH2, NADPH2। और बेटा अगर मैं इनका ऑक्सीडेशन कर दूं, क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं, तो बेटा ये रिवर्स जो है वो रिएक्शन दिखाएंगे। इन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन करने से ये बनते हैं और इनका रिडक्शन करने से ये बनते हैं। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मैं आगे जो है इनका यूज़ करूँगा। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज को तोड़ना। इनके जो साइंटिस्ट थे वो थे एम्डन और मेयरहोफ, इसलिए हम लोग बेटा इस पाथवे को EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? EMP पाथवे के नाम से भी जानते हैं।
अब बेटा बात करते हैं ग्लाइकोलाइसिस किस तरीके से होती है। ये बेसिकली सेल के अंदर, जैसे सपोज करो ये मेरे पास सेल है एक, ये मेरे पास सेल है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस चलती है। और किस तरीके से चलती है, सबसे पहले ग्लूकोज को पकड़ा जाता है। ग्लूकोज सेल में जैसे ही एंटर करता है, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। मैंने एक एक स्ट्रक्चर जो है वो केमिस्ट्री के रूप में दिखाया है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि कहाँ पे फॉस्फेट लगेगा, कहाँ से फॉस्फेट निकलेगा। और जब भी फॉस्फेट लगेगा तो हमें एटीपी देनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा एटीपी में 3 फॉस्फेट होते हैं, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो उसके पास 3 फॉस्फेट है, तो वो एक फॉस्फेट वहाँ पे लगा सकता है, ओके। और वहीं अगर मान लो मुझे फॉस्फोरस कम करना है, तो मैं क्या लेके आऊँगा, एडीपी लेके आऊँगा, उसमें एक फॉस्फोरस लगा के एटीपी में कन्वर्ट कर दूंगा, ओके। सो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पहले पकड़ती बेटा किसको, ग्लूकोज को। और ग्लूकोज को पकड़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जो है यहाँ से एटीपी बनानी है, मतलब हमें यहाँ पे पैसे बनाने हैं। पैसे कैसे बनते हैं बेटा, बिजनेस में बनते हैं। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आप लोग जैसे ही आपने गए और पैसे बनने जो स्टार्ट हो गए, इससे पहले आप इनिशियली कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो। तो हमारी सेल भी क्या करती है बेटा, इनिशियली ग्लूकोज के ऊपर पैसा लगाती है, फिर ग्लूकोज जो है उसको एनर्जी देके जाता है। सो फर्स्टली क्या हुआ, ग्लूकोज को इन्होंने कैप्चर किया, एक सेल ने जो है वो ग्लूकोज को कैप्चर किया। ये ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है मैंने बना रखा है। ये 6 कार्बन की चेन होती है, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब क्या होता है, ग्लूकोज के ऊपर टैग लगा दिया जाता है। ग्लूकोज के ऊपर टैग लगा दिया जाएगा कि भाई तू जो है ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्ट होगा, कि तेरे को जो है एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सो इसलिए उसके ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप लगा दिया जाता है। फॉस्फोरस ग्रुप लगा दिया जाता है, उसके बाद जिस भी ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फोरस लग गया वो सेल से बाहर नहीं जा सकता। उसको टैग मिल चुका है कि अब वो सिर्फ किस में रहेगा, सेल के अंदर ही रहेगा और वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा। सो इसलिए सबसे पहले इसके ऊपर टैग लगाया जाता है। इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप लगाया जाता है। और फॉस्फोरस लगाना है तो आपको यहाँ पे बेटा क्या देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी। मतलब आपने यहाँ पे एटीपी खर्ची है। और ये 6 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है बेटा, ये 6 कार्बन की चेन है। तो जब आपने इसके ऊपर फॉस्फोरस ग्रुप लगाया तो इसको यहाँ पे एक OH 6th कार्बन पे फ्री दिख रहा था, ये यहाँ पे फॉस्फोरस जो है 6th कार्बन पे आ गया। और इसको बोलते हैं बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो बोलते हैं। और इस 6th कार्बन पे ये हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस ग्रुप आ गया। अब ऐसे ही बेटा क्या होता है कि इसका डबल रोल, बेसिकली बायोमोलिक्यूल में हम लोग ये पढ़ते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों भाई भाई हैं। एक में सिर्फ एल्डिहाइड शुगर है और एक में जो है वो कीटोन ग्रुप है। और एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से बेटा फ्रक्टोज में कर सकता हूँ और फ्रक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जैसे मान लो हमारा ग्लूकोज जो है हमने कन्वर्ट किया किसमें, फ्रक्टोज में। हमने नहीं, वो खुद ही हो जाता है, ठीक है। वो खुद ही आपस में क्या हो जाते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। तो आइसोमर है, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम लिखा आइसोमिरेज। आइसोमिरेज। इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट किया। और इसके लिए जब भी आप लोग एटीपी के साथ खेलोगे, जब भी आपको एटीपी मिले या एटीपी आपको देनी पड़े, ठीक है, जब भी आपको बेटा कहीं पे भी अगर आपको एटीपी मिलती है या आप एटीपी देते हो, तो बेटा एक रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। जब भी हम लोग एटीपी देते हैं या फिर एटीपी हमें मिलती है किसी भी प्रोसेस में, एडीपी से हमें एटीपी मिलती है या फिर हम एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा जो एंजाइम यूज होगा काइनेज यूज होगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा, काइनेज। लेकिन अकेला काइनेज नहीं होगा, काइनेज कंडीशन के साथ यूज होगा। अगर बेटा एटीपी हमने दी है तो जो रिएक्टेंट होगा उसका नाम हम लोग काइनेज के आगे लिखेंगे। अगर एटीपी हमें मिली है तो बेटा जो प्रोडक्ट होगा उसका नाम हम लोग काइनेज के आगे जो है वो लिखेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे एटीपी हमने दी है तो इसलिए हम रिएक्टेंट का नाम लिखेंगे, दैट इज ग्लूकोज। और ग्लूकोज 6 कार्बन का है तो इसलिए हमने लिखा हेक्सोकाइनेज। ओके, इसके बेसिस पे हमने नाम दिया। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे फिर हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक फ्रक्टोज के 6th कार्बन पे फॉस्फोरस ग्रुप है, तो यहाँ पे ये अनबैलेंस है, इसलिए हम लोग इसके 1st कार्बन पे भी क्या लगा देते हैं, फॉस्फोरस ग्रुप लगा देते हैं। और फॉस्फोरस अगर हमें ऐड करना है तो हमें देनी पड़ेगी बेटा क्या, एटीपी। एटीपी देनी पड़ेगी
तो इसलिए बेटा फिर दोबारा से कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम आएगा। और काइनेज एंजाइम कहाँ से आया, काइनेज एंजाइम अगर आया है तो वो उसमें हमें एटीपी देनी पड़ी है, इसलिए बेटा सबस्ट्रेट को पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रक्टोज फोस्फोकाइनेज, ठीक है, फ्रक्टोफोस्फोकाइनेज। ओके, ये हमारा एंजाइम होगा। उसके बाद फिर क्या हुआ बेटा, हमारे पास क्या बना, दोनों फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन पे दोनों एंड पे क्या लगा दिया हमने, फोस्फोरस लगा दिया, ताकि ग्लूकोज क्या हो उसके, बैलेंस हो उसके। अब ये बन गया बेटा हमारे पास क्या, अभी हमारे पास बन गया 1,6-बिस-फोस्फो फ्रक्टोज, ठीक है, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ फ्रक्टोज 1,6-बिसफोस्फेट, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब यहाँ पे एक एंजाइम लगता है एल्डोज। एल्डोज क्या करता है, ये सब 6 कार्बन की चेन थी, एल्डोज क्या करता है, इसको बीच में से तोड़ के 3-3 कार्बन का ग्रुप बना देता है। फर्स्ट बनाता है बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट, और एक बनाता है बेटा DHAP, जो कि आपकी बुक में लिखा रहता है DHAP, जिसकी फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ठीक है। एसीटोन में बेटा 3 कार्बन होते हैं, तो 3 कार्बन का ये कंपाउंड और 3 कार्बन का ये कंपाउंड, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है और एक में कीटोन ग्रुप है। मैंने पहले ही बोला कि ये आपस में क्या हो सकते हैं, एक्सचेंज हो सकते हैं, या एक दूसरे के आइसोमर है, ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। तो ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बेटा हमने चेंज कर लिया किसमें, ये हमने चेंज कर लिया बेटा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट में। ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी इसमें आके मिल गया, तो बेटा ये कितना मॉलिक्यूल हो गया, 2। अब यहाँ से मैं जो भी प्रोसेस चलाऊंगा वो सब 2 मॉलिक्यूल होंगे, कुछ निकलेगा या मुझे कुछ देना होगा वो भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। यहाँ से पहले मैंने यहाँ पे एटीपी दी है, ये मेरा प्रिपरेटरी फेज है, यहाँ पे मैंने कुछ खर्चा किया है, अब मैं इस बिजनेस से कुछ लूंगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या बना, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट। मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूँ 1,3-बिस-फोस्फोग्लिसरिक एसिड में। एसिड, ग्लिसरिक एसिड, एसिड COOH ग्रुप होता है बेटा। यहाँ पे मैं एक और ऑक्सीजन ऐड करूंगा, अगर मैं ऑक्सीजन ऐड करूंगा तो बेटा इस प्रोसेस में हुआ है ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। अगर इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हुआ है तो बेटा किसी का रिडक्शन होगा, किसी का क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा। और मैंने यहाँ पे बताया था कि जो ये कंपाउंड होते हैं NAD से NADH में कन्वर्ट होते हैं, तो ये कब कन्वर्ट होते हैं, जब इनका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे जरूरी है कि क्या हुआ होगा बेटा, रिडक्शन है किसका, NAD पॉजिटिव का, किसमें, NADH में। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ, और ये रिएक्शन होती है फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है बेटा, यहाँ पे हमें फोस्फोरस ग्रुप ऐड होके जो है वो मिला है। पहले सिर्फ था 3-फोस्फोग्लिसरल्डिहाइड 3-फोस्फेट, थर्ड पोजीशन पे था, 3 कार्बन की ये चेन है, इसकी थर्ड पोजीशन पे फोस्फोरस था, तो इसलिए हमने फर्स्ट पोजीशन पे और लगा दिया ताकि ये क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ओके, और इसके लिए हमने क्या यूज किया, H3PO4 जो कि हमें फोस्फोरस देके जाता है। और इसके लिए हम लोग एंजाइम कौन सा यूज करते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब बात करते हैं हमें यहाँ पे 2 जगह पे क्या मिल गया, फोस्फोरस मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फोस्फोरस ग्रुप जो है वो रिमूव करते हैं। एक फोस्फोरस हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, और जब रिमूव करेंगे तो वो हमें देके जाएगा ATP। क्या देके जाएगा, ATP। किससे, ADP से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। एक फोस्फोरस यहाँ से कम हो जाएगा, ये फोस्फोरस यहाँ से कम हो जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फोस्फोग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फोस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे हमें क्या मिला है, ATP मिली है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइनेज एंजाइम यूज करेंगे। कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, काइनेज एंजाइम यूज करेंगे। और क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हुआ है बेटा, 3-फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, 3-फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, तो इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, 3-फोस्फोग्लिसरेट को यहाँ पे हम लोग म्यूटेज एंजाइम होगा, जो कि थर्ड पोजीशन से फोस्फोरस को कन्वर्ट कर देगा बेटा सेकंड पोजीशन में, क्योंकि वहाँ पे अनबैलेंस था। तो बैलेंस होने के लिए, स्टेबल होने के लिए ये चला गया आपका सेकंड पोजीशन में, और सेकंड पोजीशन में जाके ये बन गया हमारा 2-फोस्फोग्लिसरेट।
अब क्या आता है बेटा, एक एंजाइम आता है इनोलेज, जो कि क्या करता है, यहाँ से OH और इसका H, इसको कन्वर्ट कर देता है बेटा H2O में, और यहाँ पे क्या दे जाता है, मेरा डबल बॉन्ड दे जाता है। इसका OH और इसका H कन्वर्ट हो जाता है बेटा, H2 बाहर निकल जाता है यहाँ से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे जाता है। अब जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड दे जाता है, फिर इसकी सेकंड पोजीशन पे हम एक बार और फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करते हैं, तो हमें यहाँ पे बेटा फिर दोबारा से क्या मिलती है, ATP मिलती है, और ये हमारा क्या बनता है बेटा, ये हमारा बनता है फॉस्फोइनोल पायरवेट, और फॉस्फोइनोल पायरवेट। सो यहाँ पे इस फॉस्फोइनोल पायरवेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बेटा किस में, पायरवेट में। किस में कन्वर्ट करते हैं, पायरवेट में। तो काइनेज लगा है एंजाइम, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, पायरवेट काइनेज, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे जो है वो ग्लाइकोलिसिस यहाँ तक कंप्लीट होती है, पायरवेट तक। इसके अंदर मुझे 2 ATP इनिशियली जो है वो देनी पड़ी थी, एक फर्स्ट स्टेप में और एक थर्ड स्टेप में। 2 ATP जो है बेटा मैंने इस बिजनेस में लगाई। आप इस तरीके से समझो कि जो ATP हमने लॉस करी वो कितनी है बेटा, 2 है। जो ATP हमने गेन की, गेन कहाँ की है बेटा, हमने गेन की है बेटा हमने एक तो यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद सारे स्टेप 2-2 थे, तो इसलिए यहाँ पे 2 ATP गेन हुई होगी, क्योंकि 2 रिएक्टेंट आपके काम कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ATP आपको यूज हुई होगी, तो टोटल कितनी ATP गेन हुई बेटा, 4 ATP जो है वो गेन हुई। NADH कितने गेन हुए बेटा, NADH इस स्टेप में मेरे को 2 NADH गेन हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। ओके, सो इस पूरे प्रोसेस में मैं ये बोल सकता हूँ कि बेटा 4 ATP गेन हुई थी टोटल, लेकिन उसमें से 2 लगानी पड़ गई, तो नेट मेरे पास कितनी बची, 2। तो 2 ATP गेन हुई और 2 NADH क्या हुए मेरे पास, गेन हुए। और इस पूरे प्रोसेस में जो रिवर्सिबल स्टेप है वो तो काफ़ी है, लेकिन इरिवर्सिबल स्टेप सिर्फ एक ही है, 1, 2 और एक बेटा ये थर्ड, 3, ठीक है। ये 3 स्टेप जो है बेटा, लास्ट स्टेप जो है वो आपके इरिवर्सिबल स्टेप है, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर हमें बेटा 2 ATP और 2 NADH जो है वो देखने को मिले।